अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं एक फोर्स मैरिज बेस्ड और विलेज नावल बेस्ड नावल का पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करने लगी हूँ। ये नावल थोड़ा सा डिफरेंट है, रोमांटिक है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आपको ये नावल कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इतनी जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज़ सुनकर बरामदे में बैठी हुई तीनों बहनें सहम गई और बाकायदा कांपने लगे। दोनों छोटियां अपनी आपी की तरफ देख रही थी। उससे पहले कि वो पूछती कौन, कोई बाहर से अंदर छलांग लगा कर आया और अंदर से दरवाजे की कुंडी खोल दी। शेरा अपने साथियों के साथ अंदर दाल हुआ और गुस्से से अंदर खड़ी कांपती हुई लड़कियों को देखकर बुलंद आवाज में बोला, बैरी हो गई हो? दरवाजे की आवाज नहीं आई। मलिया और अनिला जल्दी से साली आपी के साथ ही चिमड़ गए और बाकायदा चीखने लगे और बुलंद आवाज में बोली, आपी हमें बचा लें। शेरा सुरमे से बड़ी आंखों से तकता हुआ उनके करीब आया और पिस्टल सालिया के माथे से लगाकर मुच्चू को ताव देकर बोला, पहले आपी को तो बचा लो फिर खुद भी बाज जाना। पिस्टल अपने माथे के साथ लगा देकर खौफ से सालिया अपनी आंखें बंद कर लेती है। यह देखकर शेरा एक जानदार कहका लगाता है और साथ खड़े साथियों को देखता है। पास खड़े उसके दो हाथ साथी भी कहका लगाते हैं। इतनी चीखों पकार सुनकर घर के बाहर लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं और साथ वाले घर से मासी बतूल तेजी से घर में दाल हुए और आते हुए देखती हैं कि घर के बाहर मसला अफराद खड़े हैं और अंदर आई तो पता चला कि शेरा बदमाश जो सारा दिन गली के नुक्कड़ पर बैठा रहता है इन यतीम बच्चों के घर पर जबरदस्ती घुस आया है। तो वो भागी हुई आई उसे अल्लाह का वास्ता दे कि वो उनको बदनाम ना करे कि उनके पास कमाई हुई इज्जत के सिवा कोई नहीं है। शेरा अपनी मुच्छों को ताक देता हुआ बोला, तो मासी कह दे इसे कि इज्जत सलामत रखनी है तो अभी के अभी मेरे साथ निकाह करना होगा और मेरी बच्ची भी पालनी होगी। इस बच्ची की माँ हयात नहीं है। और साथ खड़े साथी की गोद में पकड़ी बच्ची को देकर बोला और घर पर एक नजर डालकर बोला, इस घर पर तो मेरी कब से नजर थी कि यहाँ रहकर मैं अपने सारे काले धंधे बआसानी कर सकता हूँ। वो बोला, चूंकि मैं पुलिस को भी हिस्सा देता हूँ तो वो मुझे कुछ नहीं कहती, कभी इस घर की तरफ आंख उठा कर भी नहीं देखेंगे और जो मोहल्लेदार आंख उठाकर इस घर की तरफ देखेंगे उनकी आंखें मैं खुद निकाल दूंगा। ये बोलकर वो फिर से कहकर लगाता है और बोला, और बोलने वालों की जुबान काट दूंगा। ये बोलकर वो छोटियों को तकता है। वो और सहम कर आपे के साथ चिपक गए। शेरे ने उन्हें पहली बार अबाया के बगैर देखा था। वो तीनों जवान और खूबसूरत और बाहया थे, इसलिए बार बार अपने दुपट्टे को अपने वजूद पर फैलाकर छुपा रहे थे और शर्मिंदा भी थी कि एक बदमाश ने उन्हें बगैर हिजाब के देख लिया है। इस अबाए के अंदर उन्होंने अपनी इज्जत, खूबसूरती और गुर्बत छुपाई हुई थी। वो मासी को देखकर बोला, मासी ये मेरे साथ निकाह का ले तो छोटियों की शादी मैं कर दूंगा जहां वो चाहेंगी। वो ये बातें मुझों को ताव देता हुआ बोला। तेज नजर से पलके जबकाए खड़ी साहलिया का जायजा लेते हुए बोला, वो सहमी भी हिरनी शेरनी बनी भी अपनी बहनों को अपने बाजू में दबोचे अपनी तरफ से उनकी हिफाजत कर रही थी। और शेरे के लिए ये बात थोड़ी सी हैरान कुन थी कि वो चंद साल ही बड़ी थी अपनी बहनों से, पर उन्हें तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन जितना दे रहे थे। शेरे की ये बात सुनकर वो उसकी बहनों की शादी कर देगा। सालिया अपना झुकवा सा झटके से उठाकर शेरे को तकती है और बोली, मुझे यह निकाह कबूल है। दोनों बहनों की चीख नुमा आवाज आई, आप भी नहीं। और मासी बतूल एक गुस्से वाली नजर शेरे के चेहरे पर डालकर सालिया से बोली, सालिया ना कर अपने पे ये जुल्म। सालिया शेरे को एक नजर देकर बोली, मासी इधर तो उनके घर के अंदर आते ही चली गई है, अब किस किस को जवाब दूंगी कि क्या हुआ है, अब जो होगा देखा जाएगा। सालिया मासी को जवाब देने के बाद शेरे से बोली, पर कल की कल मेरी बहनें अपने घर की हो जानी चाहिए। शेरा मुच्छू को ताव देता हुआ बोला, अपने हाथ बंदे से बोला, जाओ मौलवी का उठा लाओ। और साथ ही अपने दूसरे साथी को इशारा करता है। एक कपड़े में लिपटी हुई बच्ची सालिया को पकड़ा है। अक्की गोद में उठाई हुई बच्ची सालिया की तरफ भाग गया, जिसे सालिया बगैर किसी को देखे हुए बिस्मिल्लाह पढ़कर उठा लेती है। तो दोनों छोटी बहनें फरियाद करती है, आप ही मत करें ये निकाह। तो वो दोनों को बारी बारी प्यार करती है और बोली, मैं ये जिंदगी जैसी भी गुजारी है गुजार लूंगी, बस तुम इज्जत से अपने घर की हो जाओ। वो अपनी बहनों को बरसती हुई आंखों से देखा बोली, बस तुम ये याद रखना वापस यहाँ कभी ना आना, अच्छा। वो शेरों को बरसती हुई आंखों से देती हुई भी बहनों को नसीहतें कर रही थी। शेरा उसे ही घूराता और मुस्कुराकर करता है। नकाहनामे पर दस्तखत करते वक्त सालिया अपने रब से दुआ करती है, ए मेरे पाक परवरदिगार, मैंने अपना आप आपके सुपुर्द किया, इज्जत की जिंदगी दे देना या इज्जत की मौत, और मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बहनें इज्जत से ब्याह कर अपने घरों में पहुंचे और खुश रहे। खुद ही आमीन बोलकर नकाहनामे पर साइन कर दिया। अपने दिल की बातें अल्लाह से करके सालिया मुतमिन होगी कि वो पाक साथ मुस्बिल इसबाब है।
गाड़ी गांव से निकलकर पक्की सड़क पर चढ़कर अभी स्पीड पकड़ती है कि गाड़ी में मनाहिल की आवाज गूंजी, वजीर अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ भागकर शादी कर सकती हूँ, इसलिए कुछ देर रुककर मनाहिल अपनी बात जारी रखती है, क्योंकि मैं तुम्हें चाहती हूँ, तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती और तुम्हारे लिए मेंशन और उसकी हर पुरइज़्ज़ाइश जिंदगी को छोड़ सकती हूँ। ये अल्फाज सुनने की देर थी कि वजीर यकदम ब्रेक लगा गया। चलती गाड़ी के टायर चिड़चिड़ाई और ईद के चलने वाली गाड़ियों वाले भी तोहरे मोहतात हो गए कि कोई हादसा ना पेश आ जाए। गाड़ी की तरफ लगाकर वजीर कार में बैठे बैठे ही बैक मिरर से मनाहिल को कहर बरसाती नजर लगता है और फिर पलट कर गुस्से से शुरू होते हुए चेहरे के साथ इदारा, मनाहिल बीबी आ तो ये बात किया, अगर आइंदा ऐसे अल्फाज आपके मुंह से निकाले तो खुदा की कसम मैं अपनी औकात भूल जाऊंगा, या आपको मारकर गाड़ दूंगा या खुद को मार दूंगा। मैं मर तो जाऊंगा पर छोटे हान की इज्जत पर नजर नहीं रखूंगा, अपने दोस्त को जलील व रसवा नहीं करूंगा। वह गरजता जा रहा था, मैं अपने दोस्त का सर कभी झुकने नहीं दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपना सर कटाना ही न क्यों पड़े। और आप भी अपनी सोच पर खिजा रखे, मेहरबानी होगी। अब जिस शख्स की अमानत है ना, वो जज्बों का अमीन है, वो किसी की भी इज्जत को बुरी नजर से नहीं तकता। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि मेरे यार को पाक किरदार शरीक के हयात मिले। और खुद ही आमीन बोला और इतने गुस्से के हाथ में भी दिलावर के जिक्र पर मुस्कुरा दिया। वो चौंकता तो तब है जब उसके कान में मनाहिल की झंझलाई हुई आवाज आई, ओफो वजीर मेरी बात सुनो। ये अल्फाज वजीर को फिर तरफ मुतवज्जो कर गए। वो बोली, मसला तो तब होगा ना वजीर जब किसी को पता चलेगा कि हम दोनों इकट्ठे भाग गए। वो लापरवाह अंदाज में वजीर को मुखातब करते हुए बोली, तुम बिना वजीर बड़े बुज़दिल हो। मनाहिल ही कहकर सर को झटकती है और वजीर का ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रही थी कि यह सब करते वक्त उसे बुरा ना लगे कि हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, पसंद की शादी बुरी बात नहीं है। उससे पहले कि मनाहिल वजीर को भागने का प्रोग्राम बताती कि कैसे हम शहर तक अलग अलग वक्त में निकलेंगे, वजीर गाड़ी की सीट से उतरकर घूम कर मनाहिल की तरफ का पिछला दरवाजा खोलकर बगैर कुछ सोचे समझे मनाहिल के मुंह पर एक जोरदार तमाचा लगाता है और बोला, बस करो बेगैरत लड़की, मेरा दिमाग तुम्हारी बातें सुनकर फटने लगा है। अगर तुम दिलावर खान की अमानत न होती तो मैं तुम्हें इसी गाड़ी समेत आग लगाकर खत्म कर देता। और तुम्हारी ये बगैरती वाली गुफ्तगू और तुम इस गाड़ी के साथ ही जलकर खाक हो जाती है। नाजो से मनाहिल वजीर के मजबूत हाथ का थप्पड़ बर्दाश्त न करते हुए बेहोश होकर एक तरफ डलक गई और खून की एक नन्ही सी लकीर उसके होंठों की नुकड़ से थोड़ी की तरफ बहने लगे। वजीर बेहोश मनाहिल को देखकर थोड़ा घबरा गया और जल्दी से नजदीक तरीन क्लिनिक में लिया। डॉक्टर को बताया कि ब्रेक लगने से सड़क की सीट से टकरा गया तो बीबी बेहोश हो गई है। डॉक्टर खोलते हुए नजर से वजीर को देखा, बोला, क्या उन्होंने सीट बेल्ट नहीं बांधी थी? ये जो हादसा हुआ है। वजीर शर्मिंदगी से बोला, जी मैंने गौर नहीं किया कि बीबी ने सीट बांधी है या नहीं, वरना उन्हें जरूर बोलता कि सीट बेल्ट बांध ले। डॉक्टर साम चेक करते हुए बोला, शुक्र करें आपका चलान नहीं हुआ। वजीर साहब को जाता हुआ जी बोल गया और वहां से हटकर बीबी को ड्रिप लगे थे। वो डॉक्टर के किसी और बात पर मजीद झूठ नहीं बोलना चाहता था। वो बाहर बैठकर ड्रिप के खत्म होने का इंतजार करने लगा और हयालू में दिलावर से बातें करने लगा, क्या है यार, मुझे इन जमीलों में उलझाकर खुद चला गया। वजीर एक लंबी सांस खारिज करके बोला, औरत जात की हिफाजत बहुत मुश्किल काम है, ये मुझे अब पता लगा। वो भी हयालू में गुम रहा था कि नर्स बोली, सर आपके मरीजा को होश आ गया, अब मिल ले। वजीर साथ मुंह बनाकर कमरे में दाखिल हुआ कि मनाहिल कोई बात ना करे कि वजीर गुस्से में है। वो काउंटर से बिल अदा करके और दवाइयाँ कैसे देनी है समझकर मनाहिल को लेकर वापस मेंशन आ गया। सारा रास्ता मनाहिल नडाल सी बैग सीट की टेक लगाकर लेटी रहे। उसका सर अब भी घूम रहा था कि वजीर का कसरती हुई हाथ था भी बारा। मनाहिल का हया नहीं था कि वो मनाहिल से यूं रिएक्ट करेगा। वो तो समझी थी कि गरीब है और अमीर होने के लिए हर अच्छा बुरा रास्ता इस्तेमाल करेगा। अंदर से डर भी रही थी कि घर जाकर वजीर कहीं ताई जी को हकीकत ना बता दे और कहीं ताई जी उसकी बातों पर यकीन करके कुछ सख्त फैसले ना ले ले। इसी शशोपंच में घर आ गया। सब नडाल मनाहिल को देखकर परेशान हो गए, उसके गिर्द इकट्ठे हो गए। वजीर ने घर में भी सबसे बोला कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है तो बीबी को चोट लग गया, इसलिए वापस ले आयो। मनाहिल इस दौरान खामोश रहती है कि शुक्र है कि वजीर ने घर में सच नहीं बोला, वरना उसका यूनिवर्सिटी जाना बंद हो जाता और वो इस फसूदा माहौल में कैद होकर रह जाती और अपनी मर्जी की जिंदगी ना गुजार पाती कि अपने लिए उसने लंबी प्लानिंग की हुई थी। मनाहिल पढ़ाई के बाद भी ज्यादातर वक्त शहर में गुजारे। इसके लिए वो सोच चुकी थी कि ताईजान को कैसे राजी करना है, पर उसे इस प्लान पर पानी फिरता हुआ नजर आने लगा कि अगर वजीर मनाहिल की शिकायत लगा देता तो ताई जी ने मनाहिल की एक नहीं सुनी थी और उसे किसी सिलसिले में भी शहर नहीं जाने देना था। वापस पर वजीर अपने हाथ पर पट्टी भी करवा लेता है कि अंदरूनी चोट लगी है। वो दिलावर की वालदा की तरफ अपना पट्टी वाला हाथ बढ़ाकर बोला, बड़ी बीबी कुछ दिन छोटी बीबी बड़े हान के साथ ही यूनिवर्सिटी चले जाएं तो मेहरबानी होगी।
वजीर ने मैंट्री वालों का नमक खाया था, इसलिए उसने सोचा कि मनाल बीबी को कोई एतबारी ड्राइवर रखवाकर खुद फासले पे उन पर नजर रखे कि वो क्या करने जा रही है, क्या चाहती हैं और शहर में क्या कर रही है, कि उसका इन रिश्तों के सिवा और कोई नहीं था। दान बांध सी साहलिया, जो कि मजबूरी तौर पर खूबसूरती का पैकर थी, उजली रंगत पर बड़ी बड़ी ब्राउन आंखें जो रो रो कर सुर हो चुकी थी और हल्की हल्की हिचकियां ले रही थी, जब अपनी मेहरूती उंगलियों वाले हाथ से नकारनामे पर दस्तक करके कलम रख दिया, तब पास बैठी हाला बतूल रोते हुए साहलिया का माथा चूमकर बोली, तेरी किस्मत इतनी बुरी होगी मैं नहीं जानती थे, वो तो शुक्र है तुम्हारे वादन हयात नहीं, वरना वो आज इस शादी के यूं होने पर मर जाते। और अपने आंसू साफ करते बोली, तेरी ये मासी हाजिर है, जब भी कोई काम हुआ बुला लेना। वो बकायदा हाथ जोड़कर बोली, और सालिया मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची, मैं तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाई, मेरी भी मजबूरियां हैं। वो तीनों को बार बार तकते हुए बोली, और सालिया बोली, अरे नहीं मासी, तकदीर के आगे किसी का जोर नहीं चलता, शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, आप भी हमें माँ की जगह ही हैं। सालिया बोली, मजबूर तो हर औरत है, घर में हमद के सामने, जवान औलाद के सामने, लाई गई भी बहू के सामने। सालिया बोली, औरत डरती नहीं है हाला, औरत पास करके सुकून की खातर खामोशी इख्तियार कर लेती है कि घर बिखर ना जाए, रिश्तों में दरारें आकर उनमें दूरियां ना ले आए, उनमें नफरत ना आ जाए, माँ जाए एक दूसरे को देखने से भी ना रहे। सालिया की बातें सुनकर मासी बतूल धीमे लहजे में हाँ बोलकर आंसू साफ करती घर जाने के लिए उठी। सब बच्चों के सर पर प्यार किया, एक आस पड़ी नजर अपने पहनू जैसी दोस्त के घर के दर्द दीवार पर डाली, जिसे यूं खामोश देखकर एक आ उसके लबों से निकली और दिल में बोली, ना जाने इन दीवारों पर वक्त क्या कहानी लिखने लगा है। उनके दोनों बेटे शादीशुदा थे, वरना वो बच्चियों को यूं बे यारों मददगार ना छोड़ती। वो आंखें खुश करती हुई एक नजर अक्कर का बैठे शेरे पर डालकर घर से जाने के लिए बाहर आए। वो बाहर खड़े हुए लोग जो कि शोर सुनकर इकट्ठे हो गए थे, पर दरवाजे पर शेरे के असले से लेस आदमी देखकर उन्हें वहीं पर खड़े बात को लूम करने की कोशिश कर रहे थे। हाला बतूल को रोते हुए बाहर निकलता देखकर उनकी तरफ लपकते हैं और पूछते हैं, हाला क्या हुआ? ये शेरे के बंदे मासी आमना के घर पर क्या कर रहे हैं? सब खैरियत है ना? लड़कियां तो ठीक है ना? उनकी जान को खतरा तो नहीं है ना? एक ही सांस में कई सवाल करते मोहल्ले के जवान इस कोशिश में थे कि लगे उन्हें निजती मस्कीनों की इज्जत और जिंदगी की बड़ी फिक्र है। हाला रोते हुए बोली, पता नहीं ठीक है या नहीं, पर शेर ने सालिया को पिस्तौल से डराकर नकाह कर लिया है। और हाला ने कहर बरसाती नजर से इन जवानों को देखा, जो चाहते तो इन बच्चों से नकाह करके उन्हें बाइज़त जिंदगी दे सकते थे। अच्छे घरानों की तलीम याफ्ता, गारदारी भी जानती थी। ये फैमिली मोहल्ले भर में अच्छी शोहरत रखते थे। इकराम साहब के घर के बाहर लिखा भी हुआ था गुलशन अकरम। उन्होंने अपनी बीवी के साथ मिलकर बच्चों की अच्छी तरबियत की थी। बस वो चाहते थे कि बच्चियां जॉब पर लग जाएं तो उनकी शादी करें। बुरे हालात में उनसे मुकाबला करने में उनमें गुजारा बसर ज्यादा मुश्किल न हो, इसलिए ये अभी तक कुंवारियां थी, वरना कब की ब्याही जाती। इकराम साहब उन्हें पढ़ा रहे थे कि उन्हें मजबूरी की जिंदगी गुजारने की जरूरत ना पेश आए। वो अपने लिए रोटी कमा सके कि भाई तो उनका कोई था नहीं, तो कमा कर जिंदगी गुजार सके, छोटी छोटी जरूरतों के लिए दूसरों के हाथों की तरफ ना देखना पड़े। बच्चियां सही भी थी। सालिया ने बीए किया हुआ था और बीएड करने का इरादा था। माँ की बीमारी की वजह से आजकल गलत थी, पर जल्द ही पढ़ाई शुरू करने का सोच चुके थे। माँ से सोच रही थी कि माँ बाप की मौत के बाद घर के हालात पहले की तरह अच्छे नहीं रहे थे और मोहल्ले वालों की आंखों पर जो लालच की पट्टी बांधी थी उसने उन्हें कुछ देखने नहीं दिया था। तो हाली हाथ कैसे किसी गरीब को ब्याह कर ले जाते, और अब आए हैं क्या हुआ करते हुए। और बस सालिया के निकाह का बताकर वो ये बोलकर शेरे ने बोला है कि जो आंख इस घर की तरफ उठी मैं वो आंख निकाल दूंगा, और जो उंगली उठी वो तोड़ दूंगा। मासी ये बोलकर अपने घर में दाल होकर जोर से दरवाजा बंद कर गई और रोते हुए अपनी बहू को बताने लगी कि बच्चों के साथ क्या हुआ है, पर दिल में बोली, अल्लाह करे शेरा छोटी दोनों की शादी कर दे, अल्लाह जाने उनका क्या होगा। इन दोनों खूबसूरत और जवान बच्चों का सोचकर मासी फिर आंसू बहाने लगी और उनके लिए खुदा से दुआ कर लगी कि अल्लाह उनके लिए बेहतरीन फरमा। आमीन बोलकर मासी वुजू करके जाय नमाज बिछाकर सिसकते हुए नमाज अदा करने लगे। मासी की बात सुनते ही सब लोग तत्तर बत्तर होने लगे। अफसोस करने के पहले रास्ते में मेरी जान बोलकर आवाजें कस लेते थे। अफसोस करते हुए कि पहले रास्ते में मेरी जान बोलकर आवाजें कस लेते थे। अब उससे भी घर के बाहर मौजूद हजूम को मुर्तशिर करने के लिए अक्की ने हवाई फायर किया ताकि लोग भाग जाएं, और ऐसा ही हुआ। बेचारे नाम नहाद शरीफ लोग जान बचाने के लिए जिद्दा मुंह था उधर ही दो लगा के उन्हें भागता हुआ देखा। अक्की और सफी हाथ पर हाथ मारकर हंसे और दरवाजा बंद करके अंदर आ गए।
शेरा मुझो को ताव देता बरामदे में लंबे तेल से चिपड़े हुए बाल, सुनने से बड़ी हुई आंखें, बड़ी बड़ी मुच्छें, सब कुछ मिलकर शेरे को खौफनाक और शफाक इंसान दिखा रहे थे। और ऐसा ही खौफनाक हुलिया अकी और सफी का भी था। शेरा बिछवे पुराने सोफे पर बैठ गया और डरी सहमी सालिया को देखकर बोला, जाओ अपने घर वाले के लिए खाना शाना लाओ। मेरा मुंह क्या देख रही हो? तो सालिया डरते डरते बोली, जी घर में कुछ भी पका हुआ नहीं है और हमारे पास घर में राशन भी नहीं है। हम तीनों बहनें वो बारी बारी दोनों पर नजर डालकर शेरे से बोली, एक प्लेट सालन तंदूर से लाकर रोटी बनाकर खा लेते हैं, घर में हंडिया बनानी महंगी पड़ती है। शेरा हैरत से सालिया को तकता है और गुस्से से रखी हुई मेज को ठोकर मारकर गरजदार आवाज में बोला, गुर्बत से मार रही हो और मुझ जैसे से शादी नहीं करना चाहती थी? वाह। वो तन से बोला, तो क्या किसी शहजादे ने आना था तुम्हें ब्याहने? हाँ। वो तीनों शेरे की गरजदार आवाज से और सहम गई और शेरा बोलकर अपने हाथ बंदे अक्की को इशारा करता है, जा तंदूर से खाना ले आ। वजीर बोला कि अंदरूनी चोट आई है, इसलिए मुझसे गाड़ी नहीं चलेगी, फिर मैं डेरे से कोई एतबारी ड्राइवर मंगवा लेता हूँ। मनाल की हालत देखकर परेशान सरी बेगम वजीर के हाथ को देखकर अच्छा बोली और सर भी लागी। और वजीर बोला, फिर मैं खुद उसके साथ बीबी को छोड़ाया करूंगा। वो मनाल के साथ तन्हा कहीं नहीं जाना चाहता था। वो उसे ये बता देना चाहता था कि उसकी आवाज भी सुनना नहीं चाहता। और उसे अपने दोस्त के लिए बहुत ही बुरा लगा था कि वो कितने मान से बोलकर गया था, यार अपनी भाभी का हाथ ख्याल रखना, तुझे पता है ना मैं उसे पसंद करता हूँ। और दिलावर वजीर से बोला, है तो नक चढ़ी गुस्से वाली, पर मुझे वो गुस्से के साथ ही पसंद है, उसके हुस्न पर गुस्सा और नहरा अच्छा लगता है। वजीर ने अपने दोस्त का दिल न तोड़ने का फैसला करके ये नहीं बोला कि वो नक चढ़ी नहीं, इंतहा की बदतमीज है। वजीर ने मनाल के साथ अकेले कहीं ना जाने का फैसला किया तो उसका हल उसने ये निकाला कि वो हाथ पर पट्टी बांध आया था और बात मुख्तसर करके मेंशन से निकल आया कि गुस्सा खत्म नहीं हो रहा था तो वो कहीं कोई सच ना बोल दे। मनाहिल घूमते सर के साथ ही मुलाजमा के सारे कमरे में आराम करने आ गई और मनाहिल कमरे में लेटी गुस्से से बल खा रहे थे। वो भागने का पूरा प्लान बना चुकी थी, पर वजीर ने सारे प्रोग्राम पर पानी फेर दिया। दोस्त की मोहब्बत में उसकी इज्जत की हिफाजत करके वो शादी के बाद इस्लामाबाद शहर शिफ्ट हो जाना चाहती थी। अपना रेडीमेड कपड़ों का कारोबार करके वो सोसाइटी मूव करना चाहती थी और वो मुमकिन था जहाँ से शहर शिफ्ट हो जाने में कि वहां रहकर गाँव में किसी को भी मनाहिल की सरगर्मियों का इल्म ना होता। पर सब चौपट हो गया। गुस्से में मनाहिल का बुरा हाल था। उसका दिल कर रहा था कि वजीर को गोली मार दे, पर उसने सोच लिया था कि घी ऐसे नहीं निकल रहा तो उंगली टेढ़ी करके निकालना होगा। वो इंतकाम की आग में आंधी हो चुकी थी। वो सोच चुकी थी कि उस पर अमर दरामद का प्रोग्राम बनाने लगी, कैसे वजीर को बदनाम करके उसके साथ शादी करेगी। वो सोचकर मकारी से हंसने लगी और सोने के लिए आंखें मूंद गई। ताई जी अपनी देवरानी मरीना से बोली, मुलाजमा से बोलो कि मनाहिल बच्ची के लिए नरम गजा बनाकर उसके कमरे में पहुंचाए ताकि खाना खाकर बच्ची दवाई खाकर आराम करे। बच्ची का सदका भी दो, मेरी ज़हीन बच्ची को नजर लग गई है। जमाने के हासदों की, उनका मतलब यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ती लड़कियों के थे, वह बड़बड़ाते हुए खुद जाती हैं अपनी बच्ची की नजर उतारने और सदका देने। 2-4 वो दुआ करती जा रही थी, या अल्लाह बस बच्ची की पढ़ाई का आखिरी साल है, हैरियत से गुजर जाए। फिर वो दिलावर के आते ही इस कोई नूर हीरे को बहू बनाकर अपने बेटे की जिंदगी में शामिल कर देंगे, उसकी जिंदगी मनवर करने के लिए, उसकी जिंदगी में बहार लाने के लिए। दिलावर को याद करके वो उदास हो जाती हैं। उन्हें वो याद आने लगता है। वो बड़बड़ा रही थी, एक तो उनके बैरूने मुल्क जाकर पढ़ने के शौक हमें तड़पाते हैं। एक माँ ही जानती है अपने बच्चे की जुदाई में काटे पल, वही जानती है क्या बीतती है उसके दिल पर। सिकंदर मेंशन में 2 भाई रहते हैं, सिकंदर खान और सलार खान। सलार खान अब हयात नहीं थे तो उनकी बीवी और 4 बच्चे, 2 लड़कियां और 2 लड़के वहीं पर रह रहे थे जो आधे जद्दाद के मालिक थे, जवान जो उनके नाम थी। उनके ताया सिकंदर ने अपने भाई की वफात के बाद उनके जायदाद उनके बच्चों के नाम कर दी थी। ये सब सिकंदर मेंशन में ताया की फैमिली के साथ ही रहते थे। सबसे बड़े बच्चे दिलावर सिकंदर खान और शर्जीत सलावर खान, 2 खूबसूरत पठान, लंदन में पढ़ने गए हुए थे, अपनी फर्म बनाना चाहते थे, जबकि उनके वालिदैन सिकंदर खान भी बिजनेसमैन थे। उनका कारोबार काफी फैला हुआ था। उनकी फर्म्स की बहुत सी चीजें बनकर बैरूने मुल्क जाती थी। वो एक बिजनेस टाइकून थे। घर में उनकी गिफ्ट दिल्ली ही थी कि उनकी जोजा मोहतरमा सरीन बेगम सब कुछ संभाले हुए थे। वजीर जो कि हवेली के छोटे खान दलावर का मैनेजर था, जिसकी जिम्मेदारी छोटे खान दलावर ने उनकी चचाजाद कजम मनाहिल बीबी को यूनिवर्सिटी छोड़ने और ले आने की ड्यूटी लगाई थी कि दलावर को बस वजीर पर एतबार था कि खान की इज्जत उसकी इज्जत है, इसलिए उस पर एतबार था। वह रोज 20 मिनट का सफर तय करके मनाहिल बीबी को यूनिवर्सिटी छोड़ने आता था। खुद दिलावर दूसरे मुल्क आला तलीम करने गया हुआ था, अपनी मोहब्बत दिलावर की निगरानी में छोड़कर।
दलावर उसके वालिदैन का ख्याल था कि वो दलावर की पढ़ाई खत्म होने पर वापस आएगा तो मनाहिल और दलावर की शादी कर देंगे। मनाहिल को तो वजीर एक गयूर नौकर भाग गया था जो आंख उठाकर उसको देखता भी नहीं था कि उसकी हान की इज्जत उसकी इज्जत है, जबकि मनाहिल चेहरे का पर्दा शहर शुरू होने से पहले ही हटा देती थी कि रोज रोज उसे हसीन और जमील परी पैकर को देखकर उस पर फिदा हो जाएगा और कुत्ते की तरह दुम हिलाने लगने पर मजबूर हो जाएगा, पर वो फिर वो तरपा तरपा कर उसे अपना आप सौंपेगी। ये मोहब्बत थी या हवस, मनाहिल समझना नहीं चाहती थी। उसे वजीर पर शदीद गुस्सा था कि वो एक नौकर होकर उसके हुस्न को और उसके साथ को ठुकरा रहा है, हालांकि उसके लिए उसे जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती थी। बहुत तैयार थी उसे अपना आप सौंपने के लिए, बस वो चाहती थी वजीर उसे उसके साथ की भीख मांगे, उसे साथ लाए कि वो उसके बगैर अधूरा है। वो चाहती थी कि वजीर एतराफ करके वो मुकम्मल उसका साथ पाने के बाद होगा उसकी हालत दुनिया से टकरा जाएगा। पता नहीं वो कौन सी तस्कीन चाहती थी, दिल की या अना की, उसमें वो जीतेगी या हारेगी, पता नहीं कुछ पाएगी या बस खोएगी, ये कोई नहीं जानता था। यकीनन वो बस वजीर का ये गरूर ये मान तोड़ना चाहते थे कि वो एक शरीफ और नफ्स इंसान है। वो औरत को एक जिस्म की नजर से नहीं देता बल्कि हर रिश्ते के एहतराम के साथ देता है। वो बात किरदार औरत की बहुत इज्जत करता है। मर्द से अपना आप छुपाने वाली औरत उसके लिए दुनिया की अजीम औरत है। वो अक्सर अपने रब से दुआ करता था कि उसकी बीवी चाहे खूबसूरत ना हो, बा किरदार जरूर हो, ना महरम की नजर अपने ऊपर ना डालने दे, जो अपना सब कुछ अपने हावंद के लिए संभाल कर छुपा कर रखे। कि यकीनन औरत का जिस्म उसकी पाकीज़गी उसके पास उसके हामंद की अमानत है। वो मर्द खुश नसीब है जिसे अपनी अमानत पूरी और पर्दे में मिले। वजीर ये भी जानता था कि मर्द के जज्बात भी उसकी बीवी की अमानत होते हैं, जिनकी हिफाजत करके बीवी तक पहुंचाना भी हर मर्द का फर्ज है। मर्द और औरत दोनों ने रोज़े क़यामत इन अमानतों का खयानत का हिसाब देना है। इसलिए मनाहिल को पसंद नहीं करता था कि उसके दोस्त की अमानत होते हुए जानते पूछते वो अमानत वजीर को सौंपना चाहते थे। किसी भी महरम रिश्ते के इस्तेमाल करने के बगैर ही ये बात वजीर को मनाहिल से नफरत करने पर मजबूर कर गया। वो उसकी घटिया सोच पर हैरान था कि वो कैसे दिल दिमाग की मालिक है कि वो वजीर की गैरत मारने के लिए उसके साथ हम बिस्तरी पर भी तैयार है। और यह बात मसलसल वजीर का सर दर्द बनते जा रहे थे कि ये औरत उसके यार के काबिल नहीं थे। इतनी गंदी सोच की मालिक लड़की उसकी पाकीदा दोस्त की हमसफर हो, ये बात उसके लिए तकलीफ का बायस है। वो मैशे की बाकी लड़कियों को पल भर के लिए सोचता है और दिल होश हो गया। अनाया बीबी, मोमना बीबी और नाया बीबी सब की सब बेशक पाकीजा औरतें थी। और जब भी वजीर को मुखातब करती उनकी नजरों में वजीर के लिए भाई वाली इज्जत होती है, चेहरे पर सादा सी मुस्कान होती जिसमें ये एतबार होता था कि हाँ वो एक भाई से बात कर रही हैं। तो वो भी उनसे छोटी बहनों की तरह मुखातब होता। बीबी वो हर किसी को एहतराम बोलता था, हसीयत के फर्क को मद्देनजर रखते हुए। माजी 5 साल वजीर अपने बाप मुंशी के साथ ही मैंशन देखने आता है। दिलावर ने पूछा, मुंशी चाचा ये बच्चा कौन है? तो वो बोले, छोटे सरकार ये मेरा बेटा वजीर खान, बड़े सरकार सिकंदर खान जी से स्कूल में दाखिले की इजाजत लेने आया है। अगर वो इजाजत देंगे तो ही वजीर पढ़ सकता है, वरना वो मुझसे ही हिसाब किताब का ये हुनर सीखा जो मैंने अपने बाप से सीखा था, आगे काम संभालेगा। इतने में शर्जील ने खेलने के लिए गेंद को ठोकर मारी। उससे पहले कि वो गेंद आकर दिलावर को लगती, वजीर के दिलावर के सामने आ जाने से वजीर के माथे से आकर लगा और वजीर दूर जमीन पर गिर गया। जिसे पहले हैरत से दिलावर को देखा, फिर जाकर भागकर उसको बोला, क्यों वजीर तुम मेरे सामने क्यों आए हो? कि तुम्हें बाग लगने से ये चोट आई? उसके माथे से बहते हुए हूं को देखा बोला और जल्दी से अपने मुलाजिम को बोला कि जल्दी से मेरे यार वजीर की पट्टी करो, जल्दी करो, उसका खून निकल रहा है और मेरे दिल को कुछ हो रहा है कि मेरी वजह से उसे ये चोट लगी है। तो 5 मिनट में वजीर को पट्टी काट दी गई। मुंशी चाचा दिलावर से खुश होकर बोले, शुक्रिया छोटे हान, और उसे बोले, बेटा जी अब बड़े साहब से मेरा काम करवा दें, बड़ी मेहरबानी होगी और मैं सारी जिंदगी आपको डेरू दवाऊं दूंगा। दिलावर मुस्कुराता वजीर को लेकर बागीचे में पड़े हुए सोफे पर बैठ गया और मुलाजिम को बोला, मेरे यार के लिए दूध का गिलास ला। वजीर लफ्ज यार पर दिलावर को देखकर मुस्कुरा दिया। मुस्कुराता हुआ दिलावर मुंशी चाचा को बोला, जी क्या काम है? बोले, हो जाएगा। वो एक बार फिर वजीर को देखकर मुस्कुरा दिया और वजीर को इशारा करता है कि मुलाजिम से दूध का गिलास पकड़कर पी जाए, और वजीर ने ऐसा ही किया। मुंशी चाचा वजीर को देता दूध पीता देकर अपनी हंसी छुपाने लगा कि वजीर को दूध पसंद नहीं था, पर वो अपने चार की जाड़ी में इनकार नहीं करता और पी गया। और घर में वजीर की माँ फरियाद भी करती कि बेटा दूध पी लो, हड्डियां मजबूत होंगी। तो वो बोलता, मैं वैसे ही बड़ा ताकतवर हूँ, मुझे दूध की ताकत की जरूरत नहीं। वो बेबस माँ खामोश हो जाती है। मुंशी चाचा दिलावर से बोले, आप अपने बाबा से बोलकर मेरे बेटे को स्कूल में पढ़ने की इजाजत दिलवा दें, मेरी नस्लें संवर जाएंगी। मैं और मेरी बीवी आपको दिन रात दवाएं देंगे, हमारा एक ही बेटा है, मेरा भी दिल करता है मैं उसे पढ़ाऊं। वो अचानक बोला, छोटे साहब वजीर बड़ा ज़हीन है,
बड़ी अक्लमंदों वाली बातें करता है, पढ़कर ऑफिसर लाजेगा, पर अगर मेंशन से इजाजत मिली तो। वो खोए हुए लहजे में बोला, अल्लाह बख्शे आपके दादा ने मुझे पढ़ने की इजाजत नहीं दी थी, तो मैं अनपढ़ बस ये हुनर अपने बाप से सीख कर रहा हूँ। दलावर को सारी बात तो समझ नहीं आ रही थी, पर वो बोला, अच्छा चाचा मैं पढ़ाऊंगा वजीर को। वो अपना छोटा सा हाथ अपने सीने पर मारकर बोला तो मुंशी चाचा दुआएं देते हुए घर जाने लगे। तो वजीर बोला, चाचा आप जाओ, शाम को मैं गाड़ी में उसे छोड़ाऊंगा। मुंशी चाचा दिलावर को ढेरों दुआएं देकर घर आ गया और दिलावर वजीर को अपने कमरे में लाया कि दोनों खिलौनों के साथ खेलें। शेरा अक्की को खाने लाने का बोलकर बाकी मुलाजमों से बोला, ऊपर बने कमरे में सामान की पेटियां रखो। वो घर को देखते हुए बोला, अब से ये मेरा ही घर है। वो सब पेटियां उठाकर सीनियों से ऊपर लेकर के उनमें असला और मंशा थी। शेरा इन तीनों बहनों को पिस्टल से वहीं पर बैठने का इशारा कर गया और जल्दी से सांस पड़े हुए सोफे पर बैठ गए। शेरा घर का जायजा ले रहा था। रंग व रोगन खराब हुआ था, पर घर बनना हुआ अच्छा था। अम्मात बता रही थी कि खाती भी फैमिली है, घर में काफी पैसा लगाकर उसे सजाया गया था। चाचे ने बताया था कि बेचारों का भाई नहीं है, पर घर देखकर लग रहा था कि उनका बाप अच्छा इंसान था, बच्चियों को अच्छी जिंदगी दी हुई थी। अच्छी तरह घर का जायजा लेकर शेरा सालिया को देखकर बोला, बाप क्या करता था तुम्हारा? सालिया बोली, जी अपना कारोबार था। शेरा अपनी कड़क आवाज में बोला, कारोबार था मतलब? तो सालिया अटक अटक बोली, वो उनके पार्टनर ने हमें कुछ नहीं दिया के वो शेरा कड़क आवाज में बोलता है, क्या के वो लगा रखी है, सीधी तरह बताओ क्या बोला था? तीनों का शेरे की गर्दार आवाज से दिल उछलकर हलक में दरकने लगा। तो दोनों छोटी आपी को देते हुए जल्दी से सब बता गए। सालिया शर्म से पानी पानी होगी, उकताते हुए कि अंकल मकसूद ने मुझसे बोला था कि हर टाइम मिलता रहेगा, बस घर के मेन गेट की एक चाबी मुझे दे दो। ये कहकर सालिया रोने लगी और आंसू साफ करते बोली, पर मैं नहीं मानी। तो बोले, फिर सबूत ले आओ और पैसा ले जाओ। शेर ने गुस्से से मुठ्ठियां बेची और मुच्चू को तब देखा, बस बोला। वो बोला, इस बगैरत का पता देना मुझे, मैं भी तो उस सुरमा को देखूं, बगैरत दिखने में कैसा है, जो बेटी की उम्र की लड़की पर नजर आता है और यतीमों का हक हड़प कर गया। मलिहा मुंह में बड़बड़ाई, हाँ चाहते खुद तो बड़ा अच्छा काम कर रही हो ना। शेरा मलिया की बड़बड़ाहट पर की तरफ देखता है कि डोर पर बजती है, तो शेरे की तवज्जो गेट के बेल पर चली गई। सफी ने गेट खोला, अक्की खाना लाया था। शेर ने अक्की का इशारा किया, खाना अपनी भाभी को पकड़ा दो, बर्तनों में डाल लाए। अक्की बोला, भाभी जी खाना दो जगह पर आधा आधा डालें। उस्ताद जी आप लोग के साथ नीचे खाएंगे और हम ऊपर जाकर खा लेंगे। तो सालिया ने बहनों को इशारा किया कि इनको खाना बर्तनों में डाल दिया। मैंने बच्ची पकड़ी हुई है। वो दोनों लम्हा साया के बगैर किचन में गई और खाना दो जगह डालकर ट्रे में सालन, रोटियां, प्लेटें और पानी रखकर मलिया पहाड़ आए। शेरे ने दोनों बंधुओं को इशारा किया, खाना लेकर ऊपर कमरे में चले जा और चाय ऊपर खुद बना लेना। वो तीनों लड़कियों की झिझक देते हुए वो अपना आप अपने दुपट्टों में छुपा रही थी। जवान थी, खूबसूरत थी, खूब थे। शेराकी से बोला, अंदर बाहर जाने के लिए सीनों के सामने वाला बाहर वाला दरवाजा इस्तेमाल करो, अंदर से नहीं आना दोबारा, वरना गोली मार दूंगा। वो अकी की तरफ पिस्तौल तान कर बोला। तो वो बोला, जी उस्ताद समझ गया। अकी बोला, पर उस्ताद उसे बाहर से ताला लगाया। शेरे ने सालिया को देखा कि उसे चाबी दो, तो सालिया ने अंदर से ताले की चाबी ला दी। शेरे ने तीनों को इशारा किया, तुम भी खाना खाओ। तो मुलिया बोली, ये हराम का है, हमें नहीं खाना। तो शेरा गुस्से से उठा और साले के माथे पर पिस्टल डाका बोला, खाती हो या मार दूं उसे? तो दोनों हाथ जोड़कर चलाई, अल्लाह का वास्ता है हमारी आपी को कुछ मत के। जोर से बंद की हुई आंखें खोलकर सालिया गुलगेर आवाज में अपनी बहनों को देखकर बोली, खाओ बच्चों, अल्लाह देख रहा है, हम मजबूर हैं। और रुके हुए आंसू साले की आंखों से बहने लगे और वो होले होले कांपने लगे। दोनों छोटी रोती जा रही थी और रोटी के सूखे नवाले शेरे को दिखाने के लिए खाती जा रही। तो शेरे ने टोका, सालन भी लगाओ। तो वो जल्दी से प्लेट में सालन डालकर खाने लगे। शेर ने सालिया से बोला, सोए हुए बच्चे को अंदर लटा कर आओ, खाना खाओ। शेरा खुद भी इतनी खूबसूरत छुई हुई बीवी मिलने पर हैरान था। अपनी हैरत और खुले मुंह को रोब व दबदबे में छुपा उसे डांट रहा था। शेरे के डांटे पर छोटियां भी प्लेट में सालन डालकर खाना खाने लगी और खाना खाकर आपी के इशारे से कमरे में जाकर अंदर से कुंडे लगा गए। सालिया भी खाना खा के उठ गई और शेर ने उठकर बच्चों के कमरे को बाहर से ताला लगा दिया, जिससे सालिया हैरत और नासमझी से तकती हुई आए हुए दूध से चाय बनाने के किचन में आ गए। सालिया शेरे के बोलने पर 2 कप चाय बनाकर डरती डरती अपने कमरे में आ गई। वो चाय सारे टेबल पर आकर पलटी के शेरा सोने के लिए अपनी कमीज उतारता है, तो उसकी कमीज के नीचे बहता हुआ खून देखकर हैरत और परेशानी से उसका मुंह खुल गया। सालिया अपनी चीख रोकने के लिए मुंह पर हाथ रख गए। शेरा जल्दी से उसके माथे पर पिस्टल तान का बोला,
अगर ये किसी को पता चला तो जिंदा गाड़ दूंगा, समझी। और अपनी धोती लेकर शावर लेने बाथरूम में चला गया और आकर सालिया को बोला, चलो मेरा जहम साफ करके पट्टी बदल दो। वो मेज पर रखे हुए शापर की तरफ इशारा करके बोला, जो कि उसे अक्की पकड़ा कर गया था, उसमें दवाई और पट्टी है, पट्टी बदल दो। सालिया पट्टी बदलते हुए थोड़ी सी नजर बाबा शेरे के चेहरे पर डाल लेती और शेरे के चेहरे को देखते हुए सोचने लगे। सालिया शेरे को पट्टी करते हुए शेरे के चेहरे को देखकर सोचने लगी, अगर दाढ़ी छोटी हो तो चेहरा काफी अच्छा है कि वह बहुत ही खूबसूरत जवान था। बस चेहरे पर लंबे बालों की लटे और गुस्से वाली आंखें उसके चेहरे की तरफ देखने नहीं देती थी। चेहरे पर गुस्सा और रोब भी बहुत था तो उसे चंद साल ही बड़ा। वो डरते डरते बाबा नजर उठाकर थोड़ा सा देखकर नजर झुका लेती। खुद शेरा सिगरेट सुलगाकर धुआं उड़ाने लग गया था और सालिया की मनमोहनी सूरत देखने लगा। वो उसको देखकर मुस्कुरा रहा था कि उसे पता था कि वो डर के मारे उसे नहीं देख पाएगी, तो वो अपनी मनकुहा का जायजा लेने लगा। खूबसूरत स्मार्ट सी सुलझी हुई लड़की थी जिसे अपनी और बहनों की इज्जत बहुत ही अजीज थी। सालिया के हाथ खौफ से ठंडे हो गए थे और बाबा शेरे के बाजू से लग गए थे, जिसकी वजह से वह होले होले काम भी रहे थे। शेरा सिगरेट का धुआं साले के चेहरे की तरफ फैलाता है तो वह बुरा सा मुंह बनाकर उसे धुआं पसंद नहीं था कि उनके बाबा सिगरेट नहीं पीते थे। अपनी हंसी छुपाकर कड़क आवाज में बोला, काम क्यों रही हो, खा तो नहीं जाऊंगा। सालिया बोली, नहीं वो नहीं, काम तो नहीं रही। शेरा कामती हुई आवाज में बोलती सालिया को देखते हुए जग से पानी डालकर दवाई भिगोने लगा था और दवाई खाकर चाय लबों से लगा गया कि कहीं हंसी न छूट जाए, जिस पर वो बामुश्किल काबू हुआ था और मोबाइल लेकर पैर पर टांगों में धोती अच्छी तरह से लपेटकर फोन करता है और काल मिलाकर बोला, अकी कल फजलू अगर कब्जे के पैसे ना दे तो एक फायर उसके टांग में मार आना, बाकी मैं देख लूंगा। और फोन पड़ंगा के रहता है कि नजर सालिया पर पड़ी, जो खौफ ज्यादा जर्द चेहरे के साथ शेरे को देख रहे थे। और शशा पाई में थी, आप क्या करे, सोए कहाँ। वह बच्ची को उठाकर बाहर जाने लगी कि शेरे की गर्जदार आवाज सुनकर, कहाँ जा रही हो, रुके और हिलाकर बोली, जी वो हम बाहर सो जाती हैं। शेरा उठता है, साले के गले में से दुपट्टा खींच कर दूर फेंकता है, उसे बाजू पकड़कर बेड पर पटक गया और बोला, यहाँ सोगी मेरे पास। वो सालिया का चेहरा अपनी आहनी उंगली में दबोच कर बोला, बीवी हो मेरी तो मेरे साथ ही रहोगी इस कमरे में, मेरे हक व हकूक अदा करोगी। मैं चोर डाकू हूँ तो क्या हुआ, मेरी फैमिली नहीं होनी चाहिए क्या, स्मगलों की बीवियां नहीं होती क्या, मेरे पास तो शरीफों से ज्यादा दौलत है, तो मेरे तो दो के भी 4 बेटे होने चाहिए। वो साले के चेहरे को झटके से छोड़कर बोला, तंदूर से नहीं मिल जाते बच्चे कि 4 प्लेटें मंगवा लो, तुम्हें पैदा करने होंगे मेरे वारस। वो मजीद कुछ बोलते कि बच्ची रोने लग गई, जिससे गिर ना जाए इस होप से सालिया ने दबोचा हुआ था, तो वो तकलीफ से रोने लगे। वो साले से बोले, इसे फीटर बना कर दो और बोले कि सवेरा नाम है इसका। वो खुद मोबाइल में बिजी हो गया और डरी सहमी सालिया उठी और कामते हाथों से फीटर बनाकर लाई और दिल में बोले, सवेरा मेरी शहजादी, शुक्रिया, आप ही मुझे अपने बाबा से बचाओगी और बचाती रहना। वो लंबी सांस लेकर बोली, पता नहीं मेरा क्या हाल होगा। वो बैठकर बैठकर सवेरा को फीडर पिलाने लगे। सवेरा दूध पीते हुए घूंघू गा रही थी, हाथ हिला रही थी जैसे ला रही हो। उसकी इस हरकत पर सालिया के लिए मुस्कुराने लगे कि इतनी छोटी सी बच्ची भी कुछ कहने की कोशिश कर रही है। सालिया शेरा मुस्कुराती सालिया को गौर से देखने लगा। कमर से नीचे तक लंबी चोटी देकर शेरा हैरान हुआ कि अब लड़कियां इतने लंबे बाल कहाँ संभालती थी। सालिया की मेहरुती उंगलियां सवेरा के चेहरे पर गर्दिश करते हुए शेरे की तवज्जो अपनी तरफ खींच ले गई। शेरे की मोहब्बत सालिया की उठने ने तोड़ी थी। सालिया ने सोई हुई बच्ची को बैठ के दरमियान में लटाया और खुद एक तरफ लेट गई। वो चादर खोलकर पांव तक ले लेती है। उसे शेरे के सामने ऐसे लेटने से शर्म महसूस हो रही थी। शेरा उठकर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा कि उसे कमरे के सामने की दीवार के साथ ही तहत पोश नजर आया। शेर ने तहत पोश किसी के बेड के साथ लगाया और चेहरे पर परेशानी लाकर सर खुजाते हुए बोला, बच्ची को यहाँ पर लटाओ, कहीं मेरे नीचे आकर मर ना जाए। इतनी परेशान सूरत हाल में भी सालिया हंसने लगी कि कसरती जिस्म का ऊंचा लंबा 6 फुट का बंदा 3 माह की बच्ची से डर रहा है और उसे तहत पोश पर लटा लेती है और खुद बैठ के एक कोने पर लेट गई। शेरा काम खत्म करके साले को कमर से पकड़कर घसीट कर अपने बाजू के घेरे में ले लेता है और अपनी कामती हुई साले के कांधे के साथ ही नाक लगाकर उसके बदन की पाकीज़ा मीठी खुशबू अपने अंदर उतारने लगा। तब उसे महसूस हुआ कि वो कांप रही है और रो भी रही है। शेरा झटके से रुककर बत्ती जलाकर सालिया को बाजू से पकड़कर उठा कर बिठाता है और पूछने लगा, क्या कोई यार है जिसे याद करके रो रही हो और हामद को उसका हक देने से बच रही हो। तो परेशान सालिया बिखर कर नफी में साड़ी लाने लगे और बोली कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं किसी को पसंद नहीं करती। तो शेरा बोला, तो
तो सालिया बोली, अम्मा याद आ रही है। शिराज सर झटक कर उसे बाहों में लेकर लेट गया। उसे सालिया को आगोश में लेने से सुकून महसूस हुआ। उसका सारा दिन की कार्रवाई की थकान से जिस्म दुख रहा था और पुलिस मुकाबले में जख्मी होने से तकलीफ में भी था। वो दोबारा लेट गया और साले के होंठों से नरमियां और मिठास चुराने लगा और छुई में सालिया से अपना हक लेकर सुकून से सो गया। आज सिकंदर खान खुश थे कि वो अपने बेटे और भतीजे को स्कूल दाखिल करवाने जा रहे हैं कि दिलावर और बाबा से बोला, मैं स्कूल अकेले नहीं जाऊंगा, मेरा यार मेरे साथ जाएगा। सिकंदर साहब हैरत से नाश्ता करते अपने बेटे को देखते हुए बोले, यार? कौन सा यार? तो वो बाहर खड़े वजीर को अंदर आने का इशारा करता है और बोला, ये है मेरा यार बाबा। दिलावर बोला, पापा ये मुंशी चाचा का बेटा है और मेरा दोस्त है। स्कूल में मैं किसी को नहीं जानता, तो ये मेरे साथ होगा, हम मिलकर पढ़ा भी करेंगे और खेला भी करेंगे। सिकंदर खान अपने बेटे को मुस्कुराकर बोले, ओके बास, और हाँ में सारे लागे। यूं दिलावर और वजीर का साथ शुरू हुआ। कभी ना जुदा होने के लिए ये दोस्ती आगे चलकर इतनी मजबूत हो जाएगी, ये तो ये दोनों बच्चे भी नहीं जानते थे। बहुत तेज बारिश होती। वजीर दिलावर के साथ स्कूल से मैंशन आ गया था कि वो रोज यही आता, दोनों इकट्ठे होमवर्क करते, फिर वजीर घर आ जाता था। शर्जी ना उनके साथ बैठकर पढ़ता और ना ही खेलता। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और जरीन बेगम की नजर दिलावर के बूट पॉलिश करते वजीर पर गए तो वो मुस्कुरा दी और बोली, वजीर बच्चे रात यहीं रुक जाओ, बारिश बहुत ही तेज है, तुम्हारे घर कोई भी मुलाजम अपने घर जाते हुए पैगाम पहुंचा जाएगा कि तुम आज मैंशन में ही रुक गए हो। वजीर मुस्कुराया और बड़ी बीबी को जी अच्छा बोल गया। रात सब बच्चे छुपन छुपाई गेम खेलने के लिए एक दूसरे के हाथ ऊपर नीचे रखकर उछालते हैं कि किसकी बारी है पकड़ने की। वजीर सबसे पहले हाथ आगे करता है ताकि उसका हाथ सबसे नीचे हो। उसके साथ पर दिलावर से पहले मनाहिल अपना हाथ रखती है और शरारत से वजीर को देती है। वजीर जल्दी से मनाहिल बीबी का हाथ झटक देता है तो मनाहिल आगे बढ़कर उसके हाथ पर चुटकी काट लेती है। दिलावर बोला, मनाहिल ये क्या बदतमीजी है? तो मनाहिल गुस्से से बोली, क्यों? उसने मेरा हाथ झटका है, नौकर है ये हमारा। वजीर दिलावर का बादशाह बोलता है तो उसे देखकर बोला, बादशाह इसलिए हाथ झटकता है कि मैं नौकर हूँ, बीबी के हाथ से मेरा हाथ नहीं लगना चाहिए। हाथ में बैठे हुए चाय पीते सिकंदर अपने बीबी और सलीम बेगम को देखकर मुस्कुराए कि मुंशी का बच्चा उसी की तरह शरीफ और मैशर के लिए फायदेमंद साबित होगा। मनाहिल बोलकर चली गई कि मुझे नहीं खेलना और दिलावर वजीर को अपने कमरे में ले आया कि चल चल कर कोई कहानी पढ़ते हैं। रात भर तेज बारिश से नहर का बांध टूट गया और गांव ढलवान वाले इलाके में होने से पानी से बढ़ गया। पानी को तो वैसे भी जोर आवर हो गया था, तो वो जोर लगाता हुआ हर घर की कमजोर दीवार गिराता हुआ बहाता ले गया। सोए हुए लोगों को कुछ भी समझ न आई कि वो भी बिस्तरों चापाइयों समेत बहते हुए न जाने कहाँ के कहाँ पहुंच गए। सुबह बारिश रुकने में पता चला गांव तो सफा हस्ती से मिट चुका है। ता हद निगाह पानी ही पानी था और बहता ही जा रहा था। कहाँ ये किसी को नहीं पता। बड़ी तबाही हुई, जानी माली नुकसान हुआ। गाँव के वो लोग ही बच पाए जो गाँव से बाहर थे, काम पर थे या किसी के घर पर ना ले चुके थे। इन बच जाने वालों में वजीर भी था, जिसे सिकंदर साहब ने साथ लगाकर हौसला दिया, ये तो मेरा बहुत ही बहादुर बेटा है, परेशान नहीं होते, ये इम्तिहान जिंदगी में आते जाते रहते हैं। सबकी हौसला अफजाई से वजीर बज़ाहिर नॉर्मल हो गया था और जिंदगी में मगन हो गया। सैलाब में वजीर का गाँव बह गया था जिसमें उसका खानदान ना बच सका। उसके पास इन मैशर के रिश्तों के अलावा कोई रिश्ता नहीं बचा था। स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी तक शर्जील, वजीर और दिलावर साथ साथ थे। सब उन्हें कजन ही समझते थे। इन तीनों में किसी को भी किसी के लिए भी गलत फहमी दूर नहीं की थी और तीनों हान यूनिवर्सिटी की जान थे। ईमानदार, शरीफ, ज़हीन, हर किसी की मदद में अव्वल। लड़कियों से दूर जो लड़की भी आती और बोलती, सुने वजीर, तो वजीर बोलता, जी बाजी हुक्म करे। तो दिलावर अपनी हंसी से कंट्रोल करता कि उसने सारे जमाने को बाजी बना लेना है। उसे लड़कियों ने यह फायदा उठाया कि वो बेदर्द दिलावर और वजीर से बोल देती, वजीर जी जरा घर छोड़ रहे हैं, तो ये छोड़ देते। इसी तरह वजीर मैंशर की बीबियों को भी शहर खरीदारी के लिए ले जाता, उन्हें स्कूल छोड़कर फिर यूनिवर्सिटी जाता और आकर भी सो काम करता। ये देते हुए दिलावर ने दिल पर पत्थर रखकर ये फैसला किया कि वो लंदन पढ़ने जा सकता है अगर वजीर उसकी फैमिली की औरतों का यहाँ ख्याल रख सके। वह वजीर से बोला, यार यहाँ मैं खुदगर्जी दिखा रहा हूँ, पर मुझे तेरे सिवा कोई भी एतबार नहीं है। घर की औरतों का सब लड़कियां बढ़ती उम्र में है, थोड़ी हिफाजत की जरूरत है। फर्म अपनी आकर बना लूंगा वहाँ, तो तू मेरे साथ होगा। मैं तुझे खुद काम सिखा लूंगा, क्योंकि तेरे बिना जीने का मैं सोच नहीं सकता। तो तू इजाजत दे दे, मैं चला जाऊं तो तुम यहाँ पर रुक कर मेरी बहनों और मेरे प्यार की हिफाजत कर लेगा। वजीर दिलावर को सीने के साथ लगाता हुआ बोला, ना यार ऐसे क्यों बोल रहा है, तू हुक्म कर, मैं यहाँ पर हूँ और तुम पढ़ने जानना चाहता है, सो बार जा। मेरे लिए ये एहसास की बात है कि तू अपने घर की इज्जतों का मुझ पर एतबार करता है। ये वादा लेकर दिलावर और शर्जील लंदन चले गए और वजीर ने मैंशन का सारा काम संभाला। साथ कारोबार शुरू किया कपड़े का कि गाँव की गरीब औरतों का इलाके में
रोजगार मिलेगा, वो एक सादा जिंदगी गुजारने के लिए काबिल हो सकेंगे। वहाँ 2 वक्त का खाना मेंशन के ज़ुकात के पैसों से दिया जाता, जिसका एहतियात सिकंदर साहब ने वज़ीर को दिया हुआ था। वज़ीर मेंशन की नेक्सी के रहायश छोड़कर अपना घर गाँव से हटकर खेतों के पास खुली जमीन पर शुरू कर देता है। वो एक कमरा तैयार करके वहां पर रहायश इख्तियार कर लेता है कि वो दिलावर की गैर मौजूदगी में वहां नहीं रहना चाहता। सिकंदर साहब ने इस बात पर भी कोई इतराज ना किया ताकि वज़ीर भी अपनी जिंदगी में सेट हो जाए। अपने तरीके से अपनी आमदनी के मुताबिक शकील और दरीम को उनकी शरारतों की वजह से हॉस्टल में दाखिला करवाया गया था ताकि पढ़ाई के साथ साथ अपने छोटे मोटे काम खुद करने के आदी हों और दौलतमंद है, ये बात उनका दिमाग खराब ना करे। वो शरारतों के साथ ही पढ़े भी ध्यान से। माए जरीन बेगम और मरीना बेगम चारों लड़कों के जाने से उदास थी और मैंशन में भी खामोशी हो गई थी। पर छुट्टियों में शकील और दरीम सारे साल की कसर निकाल कर जाते। लड़कियां उनकी शरारतों से सर पीट लेती, पर इन दोनों मैंशन में खूब रौनक होती। नायाब और मोमना भी उनके साथ मिलकर शरारतें करती और उनके वापस हॉस्टल जाने से उदास हो जाती। वक्त तेजी से गुजरता हुआ इस मुकाम तक पहुंचा। सालिया शेरे की आंख सुबह शेरे की आंख सालिया की आवाज, शेरा जी छोड़े मुझे, नमाज पनिया पर खुलती है। वो नींद में ही सालिया से बोला, मुझे शाह जी कहकर बुलाया करो। शेरा नाम गढ़ के लिए नहीं है। वो दूसरी तरफ करवट लेकर फिर सो गया। यूं सालिया आजाद होगी। सालिया की नजर शाह की बैग पर डालकर सवेरा को देती है। वो भी पापा की तरह अभी नींद में थी और सालिया मुस्कुराती हुई कमरे से निकल आए। वो शावर लेकर फजर की नमाज अदा करने लगी। चाय नमाज पर काफी देर यूं ही बैठी रही और कुछ भी दुआ नहीं मांगती, बस आंसू बहाती है और अपने अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी कि घर में एक महरम मर्द की मौजूदगी में वह सुकून से सोई है, वरना उसके असाब टूटी फूटी नींद लेने की वजह से थक गए थे। घर में बस 3 जवान लड़कियां हों तो नींद किससे आती है। वो सारी सारी रात अपनी बहनों के पास बैठी रहती, अपनी तरफ से उनकी हिफाजत करती। वो जाए नमाज तय करके पलटे तो पीछे शीशे के सामने शाह जी खड़े हुए गिले बालों में तेल लगाकर कंघी काटे थे और बोले, चाय बना दो, 7 रास दे दो, बाकी सौदा अभी आ जाएगा। सालिया दुपट्टे के पल्लू से आंखें खुश करती जी बोले और सर भी हिलाते हुए किचन में चली आए। चूल्हे पर चाय का पानी रखकर ग्लास प्लेट में रखे और शाहजी नाश्ता खा लें। इस दौरान सालिया अजब सी कैफे में मुतला थी, जैसे कल रात से अब तक जो हुआ है वो नाकाबिले यकीन था। रात वो समझ रही थी कि अब सारी जिंदगी खौफ में जीना होगा और वो रात सुकून से सोई रही कि घर में महरम है और महरम भी वो जो बच्चों की हिफाजत के लिए ताला लगाकर सोया था। शेरे ने तैयार होकर बच्चों के दरवाजे का ताला खोल दिया और दरवाजे पर दस्तक देकर उन्हें आवाज दी कि बाहर आ जाओ, नाश्ता खा लो, और खुद बरामदे में बैठकर कुछ जरूरी मैसेज चेक करने लगा। दरवाजे पर दस्तक हुई। शेरा दरवाजे पर गया कि अब की नाश्ता लाया होगा और वो ही हुआ था। शेरा आकी को इशारा करता है कि नाश्ता किचन में भाभी को पकड़ा दो। खुद जाकर वापस सोफे पर बैठ गया और डरी सहमी मलिया और अनिला को यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होने के लिए भागकर बाथरूम में जाता हुआ देखकर अपनी मुस्कुराहट छुपा गया और मैसेज चेक करने लगा। सालिया खाना मेज पर रखते हुए बोली, इतना कुछ मंगवाने की क्या जरूरत थी। तभी मलिया जो डर कर मारे देख शेरे को रही थी और बोली आपी से कि मैं आपको घर में अकेला छोड़कर यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी। साले ने उसके धुले हुए चेहरे को अपने दुपट्टे के पल्ले से खुश किया और गले पर और गाल पर प्यार किया। बोली, बुरी बात, घबराते नहीं है, आराम से पढ़ने जाओ कि अब तुम दोनों के लिए पढ़ना ज्यादा जरूरी है। पढ़ लिख अपने पैर पर खड़ी हो तभी जिंदगी अच्छी गुजर लोगे। और बोली, मुझे घर में कोई खतरा नहीं है। अच्छा, मैं अपने घर में हूँ, कोई सड़क पर नहीं खड़ी हूँ, और बल्कि मैं तो अब शाह जी की इज्जत हूँ, उनकी बीवी हूँ और यह खुद मेरी हिफाजत कर लेंगे। शेर ने अपनी पिस्टल से दोनों छोटियों को इशारा किया, सोफे पर बैठो और नाश्ता करो, तुम तीनों मेरी जिम्मेदारी हो। शेरा गाली नकाका बोला, जिस किसी ने भी तुम्हें आंख उठाकर देखा मैं उसे दुनिया से उठा दूंगा। जो पहले तुमको इशारा करते थे या तंग करते थे, आज से उन्हें जरूरत नहीं होगी कि तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देखे। बेफिक्र होकर गली से स्टाफ तक चलकर जाना। वो मुस्कुराकर बोले, खुद महसूस कर लोगे। छोटी नटखट अनिला जट बोली, तो आप हमें यूनिवर्सिटी के गेट तक छोड़ आए ना, वहां भी 2-3 बदतमीजा जिनसे हम तंग है। वो गलगेर आवाज में शेरे को देकर बोली, पर हमारा कोई भाई नहीं ना, इसलिए हम डर कर रहती हैं। मलिया ने उसको चुटकी काटी और खामोश रहने का इशारा किया। वो यही कहकर मलिया को तकने लगी और बोली, क्या है, साची तो बोल रही हो। वह उल्लू का पट्टा अमीर दादा तुझे रोज बोलता नहीं है। और सुनाओ सोनियो की हाल है। वो कह कर मलिया को घूरने लगी और शेरा एक लम्हे के लिए दोनों को देखकर अक्की को मैसेज करता है कि यूनिवर्सिटी के गेट पर खड़े रहना, फिर आना गौर करना कि कौन है जो बच्चों को तंग करता है। और मेज पर 500 का नोट रखता है और अपनी रोबदार आवाज में बोला, ये लो आज का यूनिवर्सिटी का खर्चा। मलिया के मुंह से बेइख्तियार निकला, ये कमाई हमें नहीं चाहिए। दूसरे लम्हे शेर ने पिस्टल उठाकर मलिया की तरफ तान ली
अपनी गश्तदार आवाज़ में बोला, खबरदार, आज के बाद हराम हलाल की बकवास की सबको उड़ा दूंगा। साला जल्दी से शेरे के सामने आकर हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, प्लीज शाहजी, मेरी बहनों को कुछ ना कहे, ये आइंदा कुछ नहीं बोलेंगे। वो आंसू साफ करते दोनों को इशारा करके पैसे ले लो और बोला कुछ नहीं है। आसमान की तरफ देखती है कि अल्लाह हमारी मजबूरी देख रहा है। तब शेरा दोनों को बोला, चलो नाश्ता करो, तुम्हें अक्की घर में छोड़ आएगा। साला जल्दी से बोली, नहीं, ये अक्की के साथ नहीं जाएंगी, हम उससे नहीं जानते, मैं अपनी बहनों का एतबार उस पर नहीं करूंगी। शेरा खड़ा होगा गुस्से से दारा, सालिया, आज के बाद अगर अक्की और सफी के बारे में गलत बात की तो अच्छा नहीं होगा। मेरे शगरीद मेरे बच्चे हैं, हम 7 बार से इस चौक में हैं। बोलो, किसी की माँ बेटी ने ये शिकायत की है कि हमने किसी की बहन बेटी को छेड़ते हैं? अनाया सिकंदर ने बीएससी के बाद तलीम को खैर बात कहा दिया था, जबकि मनाली यूनिवर्सिटी में एमबीए करने के लिए दाखिला ले लिया था। मोमना और नायाब 12वीं क्लास की तलबा थी, दोनों नट कट सी थी, नेट से देकर कपड़े खरीदती हैं ताकि फैशन के मुताबिक हो। दुपट्टा फैलाकर लेने के अलावा उन पर और भी कोई भी पाबंदी नहीं थी और कोई भी नए दोस्त बनाने की इजाजत नहीं थी। वो डांट के डर से मनाहिल लापे से दूर ही रहती हैं, जबकि अनाया पी के गिर्द मुंडलाती रहती है। मनाहिल और मोमना की नेट से देख देख कर डिशेस भी बनाती है और सबको जबरदस्ती चुकाती। मनाहिल के अलावा बाकी सब उनका दिल रखने के लिए खा लेते। मनाहिल की वालदा मरीना बेगम बेवा होने के बाद दुनिया से कट कर जी रही थी। मरीना भी घर के कामों में भी कमी मुदालत करती हैं। वो ज्यादातर कमरे में इस्लामी बुक पढ़ने में गुजारती कि उन्हें शादी के बाद भी इस घर के एहतरात नहीं मिले थे। घर पर राज उनकी जेठानी जरी का था। मरीना को बच्चों की तरबियत पर भी टोका जाता। आज था मरीना ने अपने बच्चों मनाहिल, मोमना, शर्जील और शकील चारों की मामलात में मदाहत करना बंद कर दी। सब जरी की बात ही मानते थे। शकील और दरीम हॉस्टल में रहकर साइंस के मज़ामी में मैट्रिक कर रहे थे। बलाल के शरारती थे, छुट्टियों पर घर आते और ऐसे ऐसे शरारतें करते कि सब हंस हंस का लोड पोड़ हो जाता, जबकि मनाहिल हर वक्त गुस्से में रहते कि इतने ज़हीन थे कि खड़े खड़े बंदे के दिल की बात बता देते थे। गर्मी की छुट्टी में घर आए हुए शकील और दरीम सबके साथ हाथ में बैठे खुश गप्पों में शुगल मिला लगाते हुए शकील अपनी बड़ी बहन की बेजारी देखकर अचानक बोला, मैं आज आपी की पेश गोई करने जा रहा हूँ, बाद में मुझे आपी से बचा लेना। सब हैरत से पहले आपी को, जो कि ये बात सुनकर शकील को ही गुड़ती हुई रेरिया और फिर तजस्सुस से शकील को देते हैं। शकील हाल में बैठे बैठे बोलता है, आपी कभी भी इस मैशर में रहना पसंद नहीं करती और ना ही हमारे साथ रहेंगी। उन्हें आज मौका मिले ये शहर में रहायश इख्तियार कर ले और चली जाएंगे। और तारीफ तलब नजर से आपी को तकता है कि हाँ, और फर्जी काला चाटता है। सब हैरत से शकील को और फिर खौफजदा होकर आपी को तकती है कि आपी क्या जवाब देंगी। मनाहिल दिल का चोर पक जाने से उछलकर खड़ी होगी और बोली, शकील, ये क्या बकवास कर रही हो? ज्यादा नजूमी बनने की एक्टिंग ना करो, मैं ये भूत तुम्हारे अंदर से जूते मारकर निकालूंगी। बहुत ज्यादा जुबान चलने लगी है ना तुम्हारी। मनाहिल मसलसल बोले जा रही थी और ऐसा ना करना उसको अपने दिल के चोर को छुपाना था। बात बढ़ती जा रही थी, सब सांस रोक के सुन रहे थे कि जरी बीबी बोली, मनाहिल बच्चे क्या हुआ है, इतना क्यों बोल रही हो? उसकी तो आदत है मजाक करने की। मनाहिल पौम पटाखा बोली, मजाक। वो सियां चढ़कर अपने कमरे में चली गई और सबने एक शिकवा पर भी नजर शकील पर बटाली और एक एक करके उठने लगे। शकील गुर्दवी मोमना को देखकर बोला, मैं सच कह रहा हूँ, लिख लो बोल कर। तेजी से कदम भाई की तरफ बढ़ा गया और बाकी सब भी बुरे बुरे मुंह बनाते हुए अपने अपने कमरों में चले गए। बच्चियों को सिकंदर मैंशन में दुनिया की हर आसाइश मुहैया थी। उनके लिए यहाँ पर रहना या शहर में रहना बराबर था, इसलिए वो सहूलतें शहर वाले इस्तेमाल करती और सुकून गाँव वाला कि वो छोटे से छोटे काम के लिए भी शहर 20 मिनट में पहुंच जाती थी। नायाब और मोमना दोस्त थी और हर काम मिलजुल कर करती। उनमें बस मनाहिल मुख्तलिफ थी, नाक चढ़ी अलग अलग रहना पसंद करती थी और खूबसूरत तो वो थी और उसे ये भी ख्वाहिश थी कि हर कोई उसे सराहे, उसकी तारीफ करे, उसे एहसास लाए कि हम दुनिया में नंबर 1 हो। यूनिवर्सिटी के खुले माहौल को एंजॉय करने के लिए वह खूब दिल लगाकर पढ़ती। वो सिगरेट भी पीती थी, थ्रिल के नाम के लिए हुक्का, पार्टीज में भी जाती थी। अपनी सादा सी ताई जी को बताकर वो मिलाद की महफिल में जा रही है। ताई जी मुस्कुराकर इजाजत दे देती कि उनकी बच्ची पढ़ने की शौकीन है, पढ़ती रहे। उनका बेटा भी तो पढ़ रहा था तो उनकी ख्वाहिश थी कि उनकी बहू भी पढ़ी लिखी हो ताकि जोड़ी चांद और सूरज की जोड़ी हो। वो मनाहिल पर साथी इसलिए भी नहीं करती थी कि बच्ची समझदार है, अपना अच्छा बुरा समझती है, छोटी उम्र की ना समझ थोड़ी। और मनाहिल ये भी जानती थी कि वो दिलावर खान से मंसूब है, जो खूबसूरती में नहले पर दहला था, जो खूबसूरत होने के साथ साथ समझदार भी था और खुश इखलाक भी था।
मनाहिल ये भी जानती थी कि वो मनाहिल से बहुत ही प्यार करता है। मनाहिल बचपन से आज तक दिलावर की एक बात भी नहीं मानी थी, बल्कि अपनी मनमानी करती रही। फिर भी दिलावर से कभी भी नाराज नहीं हुआ था। डोल से मनाहिल कहीं टूट ना जाए, वो उसकी हर जिद मानता था। बस उसका दिल उसे अपनी मर्जी करने नहीं देता था। उसका दिल कहता था कि जो मनाहिल कह रही है मानता जा। हालांकि मोमना हमेशा दिलावर की पसंद की चीजें लेती। वो मनाहिल से बोलता भी था कि देखो मोमना कितनी प्यारी लग रही है, मुझे ये सब पसंद है। पर मनाहिल कांधों चुकाती कि मैं क्या करूं, मैं अपनी मर्जी की चीजें लूंगी। शेरा मजीद बुलंद आवाज में बोला, बताओ। तीनों शेरे की बुलंद आवाज सुनकर खौफ से कांपने लगी है। शेरे की आवाज से छोटी सवेरा जाकर रोने लगी तो शेर ने सालिया को इशारा किया कि जाकर बच्चे को चुप करवाए और इन दोनों को इशारा किया बाहर रखी उनका इंतजार कर रहा है। वो दोनों सहमे हुई आवाज में अल्लाह हाफिज बोलकर गेट की तरफ भागे और बाहर आ गए, जहाँ पर रखी उनके इंतजार में जीप में था और कुछ भी बोले बगैर जीप की पिछली सीट पर बैठ गए और हिजाब पिन अप किए कि हवा से खुलना जाए और गाड़ी यूनिवर्सिटी की तरफ गामजन हो गई। इन दोनों ने हिजाब लिया हुआ था पर वो देख सबको रहे थे। वाकई ही आज उनकी तरफ से कोई नहीं देख रहा था। एक सुकून मलिया के अंदर उतर गया था कि अब वो महफूज है। अब कोई भी उन्हें गलीज नजर से नहीं देखेगा और कोई भी बेहुदा लफ्ज नहीं बोलेगा। ये सोचकर उसकी आंखें बढ़ आई कि वो घर में एक गुंडे के आने से महफूज है। अनिला सबसे छोटी जो बीएससी की तलबा थी, यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंचकर जीप से उतर तो गई पर वहीं पर खड़े खड़े बोली, अक्की वीर जी आप हमें 1 बजे वापस भी ले जाएगा। मलिया जो कि एमए इंग्लिश की तलबा थी बैंक को चुप रहने के लिए कोहनी मार दिया, पर अनिला मलिया की हरकत का नोटिस न लेते हुए 6 फुट से निकलते हुए कद के मालिक बदमाश हुलिये में खड़े हुए अक्की से बोली, और देख इर्द गिर्द रहती कि सब देख लें कि वो किस बला के साथ आई है। उनसे टकराना आसान नहीं। बात समझकर अपनी मुस्कुराहट छिपाता अक्की मूछों को ताव देता अपनी सुरमे से बड़ी हुई गुस्सली ब्राउन आंखें, जिन्हें उसने लैंड से हरी से ब्राउन किया हुआ था, नजर से इधर उधर देखता जायजा लेते हुए बोला, जी बीबी जी मैं वक्त पर आ जाऊंगा। नीला मुस्कुराकर सर हिलाती हुई मलिहा का हाथ पकड़कर यूनिवर्सिटी के गेट की तरफ चल दिया। मलिहा अनिला के साथ चलते हुए बोली, तो आज कुछ ज्यादा बकबक नहीं कर रही इस गुंडे के साथ। देखने वाले क्या सोचेंगे कि हमारे बारे में जिस मुआशरे में इंसान रहता है ना, उसके कुछ असूल होते हैं और इन असूलों पर ही चलना पड़ता है, पागल। अनिला पुरजोश अंदाज में बोली, आप ही मैं देख लूंगी, जो कोई कुछ बोलेगा ना वो बहुत ही खुश थी कि उनके पास भी मुहावस है। अनिला सुकून का सांस लेकर मलिहा को बोली, आप ही इस वक्त को एंजॉय करो कि आप कोई भी हमारी तरफ गलत नजर से नहीं देख सकता। हमारी जिंदगी है, हम जैसे मर्जी गुजारे। लोगों कौन होते हैं हमारे मामले में बोलने वाले, उसे क्या फर्क पड़ेगा, हमसे दोस्ती नहीं करेंगे तो ना करें। वैसे यहाँ पर हर शख्स का ही है, दूसरे शख्स का हमारे पास भी लोगों कहने के लिए बहुत कुछ है। बोलकर हंसने लगी और मलिया को हाथ मिल हिलाकर अपने डिपार्टमेंट की तरफ मुड़ गई और सामने से आते हुए अपने क्लास फेलो अतर से टकराते टकराते बची। वो बोला, वाह अनिला बीबी ने आपने तो हुस्न पर डबल डबल पहरा लगा दिया। अनिला उखड़े लहजे में बोली, क्या मतलब? तो अतर उसे सर से पांव तक देकर बोला, हिजाब भी और गार्ड भी। बोलकर खुद ही हंसने लगा। अनिला करीब आती अपनी दोस्त को देखकर बोली, देख लिया, तू बच कर रहना, हड्डी तो वो तिनके की तरह तोड़ देगा। अतर कामने की एक्टिंग करके बोला, ओ माई गॉड मैं तो डर गया। अतर के साथ साथ अनिला उसकी दोस्त धनक भी हंसने लगी और अतर को देखकर हाथ हिलाकर क्लास में आ गए। आज अनिला की चाल बता रही थी कि वो बहुत ही पुरएतमाद है और बुला की खुश भी। मलिहा को भी क्लास के बहुत से मंचलों ने गार्ड्स का बोल बोलकर छेड़ा, तुम आज अपने साथ मुहाफिज लाइयो। कमर मलिहा का क्लास फेलो बोला और बकराटे का वार बनाकर बोली, हाँ बच के रहना। हंसते हुए अपनी सीट पर बैठ गई। अंदर से कहीं मलिहा भी मुतमईन थी। अकी के साथ आकर उसे लग रहा था जैसी हिफाजत की ऊंची दीवारें उसके गिर्द हों और कोई भी गलत हाथ उन तक ना पहुंच पा रहा। वो भी मसलसल मुस्कुराए जा रहे थे कि किसी को हिजाब में से नजर थोड़ी आएगा कि वो मुस्कुरा रही है और पूछे कि क्यों मुस्कुरा रही हो। साहलिया कमरे में जाकर बोली, आगे सवेरा सोना, रोते नहीं, मामा अभी फीडर बना रही है, मेरी बेटी को भूख लगी है ना। वो अभी इतना ही बोली थी कि उसे अपने साथ किसी के लगने का एहसास हुआ। वो घबरा कर पलटी तो उसको अपने करीब शाह खड़ा हुआ नजर आया। जब सालिया ने सवालिया नजर देखा तो शेरे ने अपनी बाजू के घेरे में सालिया को लिया और करीब करके सालिया की गर्दन पर नाक रखकर उसकी पाकीज़ा खुशबू अपने अंदर उतारी। तो कान ने बोला, वो अंग्रेजी फिल्मों की तरह अपने घर वाले को कांपा जाते वक्त किस करके अल्लाह हाफिज नहीं बोलोगी। सालिया का शेरे के बात सुनकर खूनी खुश्क हो गया था। वह फटी आंखों से शेरे को देखने लगी। शेरे की आंखों में इस वक्त गुस्सा नहीं था पर रोब था, जिस वजह से सालिया कुछ न बोली और जल्दी से नजर झुका गई
اور شیرا کامتی ہوئی سالیہ کے لبوں سے منہ میٹھا کر کے بولے، اپنے گھر والے کو اللہ حافظ کر کے بھیجا کرو، چوہا اور گنڈو کو دعاؤں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اور مسکرا کر اپنی پریشان ہرنی کو اپنی گرفت میں سے آزاد کر گیا اور جلدی سے سویرا کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ کہاں آدھی تھی مردانہ ٹچ کی تو سر سے پاؤں تک دوڑے کرنٹ نے اسے بے حال کر دیا اور سانسیں بے ترتیب کر دی۔ سالیہ کا دل اس کے کان میں دڑک رہا تھا۔ وہ جلدی سے فیڈر بنا کر سویرا کے پاس پر بیٹھ گئی کہ کہیں کامتی ٹانگوں کے ساتھ گری نہ جائے۔ شیرا اپنی مسکراہٹ چھپاتا ہوا اپنی روب دار آواز میں بولا، عادی ہو جاؤ، میں بدلنے والا نہیں۔ وزیر دلاور کا بچپن کا دوست تھا، اس کے بابا بھی مینشن میں ملازم تھے۔ دلاور اپنے پاپا سے بولا، میں اکیلے اسکول نہیں جاؤں گا تو وزیر کو کے ساتھ اسکول کالج تک بھیجا جائے جہاں سے دونوں نے BSc کی ہوئی تھی۔ وہاں کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان میں رشتہ مالک نوکر والا ہے، سب انہیں کزن سمجھتے تھے۔ دلاور نرم دل تھا لڑکیوں کے معاملے میں، جبکہ وزیر سخت چٹان تھا۔ یونیورسٹی کی کئی لڑکیاں شرط ہارتی کہ وہ اس سے دوستی کر لیں گے، پر وزیر نے کسی بھی لڑکی کو منہ نہیں لگایا اور شرطیں ہارتے رہے۔ دلاور نے بھی وزیر کے پیچھے پیسے دے کر لڑکیاں لگوائی کہ وہ اپنے دوست کو آزمانا چاہتا تھا۔ دلاور اپنے جگری یار کو ساتھ لندن نہیں لے کر گیا تھا، بلکہ وہ مینشن میں موجود عورتوں کو اس کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر جا رہا تھا۔ اسے کسی اور پر اعتبار نہیں تھا۔ یوں دلاور اور وزیر میں پہلی بار فاصلے آئے تھے، پھر بھی کوئی ایسا دن نہیں گزرا تھا جب دونوں کی بات نہ کی ہو۔ دلاور مصروفیت کے باوجود بھی وزیر کی آواز ضرور سنتا جب وہ بولتا وزیر، تو وزیر آگے سے بولتا جی بادشاہ، تو خان کے لب بہت مسکرانے لگتے۔ اسے وزیر کی آواز میں جی بادشاہ سننا بہت ہی اچھا لگتا تھا۔ یہ بات سارا دن دلاور کے چہرے پر مسکرانے رکھتے۔ لندن یونیورسٹی میں آئے ہوئے چاند ہی دن ہوئے تھے کہ کلاس میں ایک لڑکی سنڈریلا شرجیل سے بولی، شرجیل، مجھے پاکستانی بہت پسند ہے، میرے بابا بھی پاکستانی ہیں، وہ بہت ہی نائس بینڈ ہے، میری ماما برٹش ہیں اور میں ان کا مکسچر ہوں۔ تو مکسچر لفظ سن کر شرجیل ہنسنے لگا اور یوں دونوں کی دوستی ہوگی۔ جبکہ دلاور نے ایک گروپ میں لڑکے شامل کیے تھے، وہ بھی پڑھنے والے تھے۔ وہ اور شرجیل الگ الگ ہی رہتے کہ ان کی عادت بہت ہی مختلف تھی، تو دونوں اپنی بھی پڑھائی میں مصروف تھے، پر گھر کے کام دونوں مل بانٹ کر کرتے تھے کہ اب بھی چند سال ان کو ساتھ رہنا تھا۔ شرجیل کی عادت کافی حد تک منال سے ملتی جلتی تھی، وہ کافی آزاد خیال واقع ہوا تھا، وہ بازاروں میں بھی سنڈریلا کی باہوں میں باہیں ڈال کر گھومتا۔ شانو نے کل صبح کے لیے گھر میں موجود 2 آلو ابال کر باہر سر میں لگے ہوئے درخت کے ساتھ لٹکتے ہوئے چھکو میں رکھے اور آٹے کا ڈبہ جاڑ کر جتنا آٹا تھا وہ بھی گوندھ کر اسی چھکو میں گیلے کپڑے سے ٹانگ کر رکھا۔ تب باہر کے دروازے پر دستک ہوئی تو شانو نے پہلے اپنی 6 ماہ کی بیٹی کائنات کو دیکھا، جو چارپائی پر تکیوں کے سہارے بیٹھی سوکھی روٹی چوس چوس کر نرم کرتی پھر کھا جاتی۔ شانو پہلے سے دیکھ کر مسکرائی اور بولی، نانو آ گئی ہیں۔ مینشن سے کام ختم کر کے وہ بولتے ہوئے وہ اپنے دوپٹے سے ہاتھ ہوش کرتے ہوئے دروازے تک آئی۔ تب تک اماں نے شانو کو آوازیں بھی لگاتی کہ شانو دروازہ کھول بھی دے، تو دروازہ کھولتے ہی شانو بھی بولی، اچھا اماں آ رہی ہوں، ٹھہر جا، شور نہ کر۔ یہ بولتے ہوئے دروازے تک پہنچ گئی۔ دروازہ کھول کر اس نے باہر جھانکا تو سامنے نیلے رنگ کے شلوار قمیض میں ملبوس ایک نوجوان کھڑا تھا، جو مردانہ وجاہت کا شکار تھا، جسے دیکھ کر شانو جلدی سے چہرے کے سامنے اپنا دوپٹہ کر دیا، جو پھٹے ہونے کی وجہ سے چہرہ چھپانے کے لیے ناکافی تھا۔ تو وہ جلدی سے ماں کو سوالیہ نظر سے تکتی ہے کہ یہ کون ہے۔ اماں اجلت میں بولی کہ آگے سے ہٹ شانو، راستہ دے، وزیر خان کو سودا اندر رکھنے دے، پھر بات کرتی ہوں۔ تب تک وزیر شانو کا سخت نظر سے جائزہ لیتا ہے، وہ اس سے گڈری میں لال ہی لگے۔ انایا کے آگے نہ پڑنے کی وجہ سے منال اکیلی یونیورسٹی چلی آئی اور آزاد زندگی گزارنے لگی۔ اس کی زندگی آزادی برقرار رہے۔ وہ تائے سے وعدہ کرتی ہے کہ میں اپنی اور اپنے خاندان کی عزت کی حفاظت کرے گی، اور اس قدر خوبصورت سے جھوٹ بولتی ہے کہ تائی جی اس کی مکاری سمجھ نہیں پاتی، اور اپنی نیک اور صالحہ بچی پر کوئی بھی پابندی لگائے بغیر یونیورسٹی جانے دیتی ہے۔ وہ بولی کہ ماشاءاللہ بہت ہی سمجھدار ہے میری بیٹی۔ منال یونیورسٹی کی چکا چوند زندگی دیکھ کر حیران رہ گئی اور زریلا بولی، یہ ہے زندگی، گو میں بھی کوئی زندگی ہے، روکھی پیکی۔ اسے کلاس کی امیر زادیوں کا گروپ جوائن کیا اور تھرل کے لیے سگریٹ نوشی کر دی، اور گروپ کی ساری لڑکیاں پیتی تھی اور کلاس چھوڑ کر بازار میں بھی گھومنے لگے۔ وہ یونیورسٹی میں پہننے کے لیے ماڈرن ڈریس خرید کر یونیورسٹی کے لاکر میں رکھ لی کہ یہاں آ کر پہن لیا کروں گے۔ مینشن میں منال چونکہ غصے والی مشہور تھی، اس لیے اس کے کمرے میں کم ہی کوئی آتا تھا، اس لیے کسی نے غور نہیں کیا کہ یونیورسٹی جانے سے اس میں کیا کیا تبدیلیاں آ رہی تھی۔ ماں اور تائی ان شہری چلاکیوں سے ناواقف تھی۔ برائی کی طرف پہلا قدم آپ بڑھاتے ہیں
پھر وہ دلدل کی طرح آپ کو جکڑ لیتی ہے، کبھی نہ چھوڑنے کے لیے، کہ دلدل میں اتنا آسان ہے اور نکلنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ شیرا بولتا ہوا بیڈ پر دوبارہ لیٹ گیا، جہاں پر قریبی سالیہ بیٹھ کر سویرا کو فیڈر سے دودھ پلا رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو بچی میں مصروف ہے ظاہر کر تھی اور شیرا بولا، ایک بات کرنے تھے۔ گھبرائی ہوئی سالیہ نے در در کرتے دل کو قابو میں کرنے کی کوشش کی اور مڑ کر پاس لیٹے ہوئے شیرے کو دیکھا اور خوش خلق کرتی بولی، جی؟ شیرا بولا، میں گنڈا ہوں پر جو وعدہ کرتا ہوں پورا کرتا ہوں، اس لیے بتا دو چھوٹیوں نے ابھی پڑھنا ہے یا شادی کر دوں دونوں کی؟ وہ پوچھنے لگا، کیا ان کی کہیں پر منگنی چنگنی کی ہوئی ہے کہ نہیں؟ سالیہ کے دوپٹے کو مٹھی میں پکڑ کر اپنے ناک کے سامنے رکھتے ہوئے بولا، جس میں موجود سالے کی میٹھی خوشبو اسے اپنے سر میں جکڑ رہی تھی، اسے کچھ کرنے بھی اکسا رہی تھی۔ وہ دوپٹہ چھوڑ کر سر جھٹک کر بولا، منگنیاں ہوئی ہیں تو بتا دو، اگر بچیاں کسی کو پسند کرتی ہیں تو بھی بتا دو، وہاں کر دیتا ہوں، جیسا تم بولو گی ویسا ہو جائے گا۔ سالیہ حلق میں پھنسی ہوئی آواز میں بولی، وہ جی میں حالہ بطور سے مشورہ کر کے کل تک بتا دوں گی۔ شیرا بولا، ٹھیک ہے، اور بول کر جانے کے لیے کھڑا ہو گیا اور کمرے کے دروازے پر جا کر رک گیا اور بولا، اس چاچے مقصود، جو کہ سالے کے پاپا کے پارٹنر کا نام ہے، مقصود کو کوئی بھی اتا پتا دو، میں اس کی رنگین مزاج درست کروں۔ تو سالیہ خاموش بچی کو بیڈ پر لٹا کر الماری سے مقصود صاحب کا کارڈ نکال کر لائی اور ڈرتے ڈرتے بولی، جھگڑا مت کیجیے گا، وہ بتا رہا تھا تم جانتے نہیں میں کتنا خطرناک انسان ہوں۔ شیرا غصے والی نظر سے سالیہ کو گھورتا ہوا گالی نکال کر بولا، اس کی بدماشی تو میں ٹھیک کرتا ہوں۔ بولتے ہوئے غصے سے سرخ چہرے کے ساتھ ہی بڑبڑاتا ہوا باہر نکل آیا۔ سویرا کو سلا کر سالیہ کمرے سے باہر آئی تھی کہ دروازہ کھٹکا۔ سالیہ دوپٹہ درست کرتے ہوئے گیٹ کے پاس آ کر بولی، کون ہے؟ تو اکی کی آواز سنائی دی، بھابی جی میں اکی، سودا پکڑ لے۔ اس نے دروازہ کھول کر سودا پکڑنے پر اکی بولا، سامان کافی زیادہ ہے، اندر میز پر رکھ دوں؟ تو سالیہ بولی، جی بھائی رکھ دے، اور خود ایک طرف ہٹ کر اس نے اندر آنے کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ اکی اندر آتے ہوئے بولا، استاد نے بولا ہے کہ 2 کلو گوشت ہے، سارا آج پکا لے، کل پھر آ جائے گا، مجھے اور صفی کو بھی بس سالن دے دیجیے گا، روٹی ہم باہر سے لے لیا کریں گے۔ اور بولا، ابھی آٹے کا تو توڑا صفی آپ کو پکڑا جائے گا، استاد جی نے بولا کہ باقی پورے مہینے کا سودا لکھ دے، شام کو آ جائے گا۔ سالیہ بولی، اچھا چھوٹیاں آئیں گی تو سب سے مشورہ کر کے لکھ دوں گی تو لے آنا۔ اچھا، سالیہ اکی سے بولی، اور انہیں بھائی آپ کو بازار سے روٹیاں لانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی گھر کی بنی ہوئی مل جایا کریں گی۔ اکی بابی کو اچھا بولتا ہے، وہ گیٹ تک پہنچتے ہوئے پلٹ کر بولا، استاد جی نے بولا ہے کہ آپ نے بس کھانا بنانا ہے، برتن دھونے ہیں اور چھوٹی سویرا بی بی کا خیال رکھنا ہے، باقی کاموں کے لیے ابھی کام والی ماسی آ جائے گی۔ وہ کچھ بولتی ہے کہ کام والی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اور چھوٹیاں مل کر گھر کا کام مل کر پہلے کی طرح کر لیا کریں گی۔ پر وہ پلٹی ہی تھی کہ اکی گیٹ بند کر کے جا چکا تھا۔ سالے یہ سوچ کر کہ شام کو شاہ جی سے بات کر لوں گی، کام والی کی ضرورت نہیں ہے، سودا لے کر کچن میں آگے سالیہ گوشت نہ جانے کتنے مہینوں کے بعد دیکھے تھی، وہ بھی اتنی مقدار میں، اور پھل بھی دیکھ کر ڈبڈبائی آنکھوں سے آسمان کی طرف مشغول نظر دیکھتے ہوئے شکر ادا کرنے لگی اور بولی، اے پاک پروردگار، اس شخص کو نیک بنا دے اور اس کو حلال رزق عطا فرما میرے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے۔ وہ امین بولی اور جلدی جلدی دوپہر کا کھانا تیار کرنے لگی کہ شاہ جی بس رس کھا کر گئے ہیں۔ سالیہ حیران تھی کہ ایک گھنڈے کے ناکام میں ہے، پر اپنے آپ کو وہ اپنی جوان بہنوں کو محسوس کر رہے تھے، جتنی بے بس اور بے چارہ مددگار وہ کل رات کو تھی، شیرے کے نکاح سے پہلے اتنی ہی آج محفوظ تھی۔ وہ اس حال پر حیران تھی کہ شیرے کی اللہ حافظ والی کی سیاگا کے سالے کے بدن میں کرنٹ توڑ گیا اور چہرے پر شرمیلی سی مسکان آ گئی۔ وہ شرماتے ہوئے کچن کے کیبنٹ میں سے اپنی ماں کے رکھے ہوئے برتن نکالنے لگی جو ان کی وفات کے بعد اب استعمال نہیں ہوتے تھے، کہ اب پہلے جتنا زیادہ کھانا نہیں پکتا تھا۔ وہ روتے ہوئے کام کرنے لگی۔ یہ خوشی کے آنسو تھے کہ شیرے کی صورت میں گھر میں ایک محرم مرد کس قدر تحفظ کا احساس دلا رہا تھا۔ گیٹ کی بیل بجی، جس کا مطلب تھا کہ بجلی آ گئی ہے۔ سالیہ جلدی سے آنکھیں خشک کرتے ہوئے سوچتے ہوئے گیٹ تک آئی کہ کون ہو سکتا ہے۔ سالیہ بولی، کون؟ اکی بولا، بھابی میں اکی، اور سالیہ گیٹ کھول کر ایک طرف ہٹ گئی۔ اکی ایک ملازمہ اندر چھوڑ کر گیا اور بولا، بھابی جی ماسی اعتباریہ، بے فکر ہو کر رہنا۔ سالیہ خوش ہوگی اور اچھا میں سر ہلا گئی۔ سالیہ نے ماسی کو ایک بار سمجھا دیا کہ کس روح کو صفائی کرنی ہے اور واشنگ مشین کہاں رکھی ہے۔ پہلے تو سب اپنے اپنے کپڑے ہاتھوں سے دھو لیتی تھی اور بیڈ شیٹ رات بھر صرف میں بھگو کر صبح سالیہ ہاتھوں سے رگڑ کر دھو لیتے تھے۔